हेलो व्यूवर्स। बेसिकली कुछ रीज़न्स की वजह से वो जो है हमारी वीडियो कट हो गई थी, तो हम आर्टिकल 13 पे थे और हमारा जो है ये अब 4 पार्ट्स में हो जाएगा। सो आई एम रियली सॉरी टू मेक इट दैट लॉन्ग। मतलब 4 पार्ट्स हमने बना दिए, बट ये आपके लिए इजी होगा कि पार्ट्स में आप समझें। बट इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं होगा कि आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी अलग अलग पार्ट करने की वजह से। मैं जनरल ओवरव्यू में भी एक वीडियो बना दूंगा। अब हमने इस आर्टिकल 13 में पढ़ा था, अगर वो आप देखेंगे पार्ट 3 तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर वो पार्टी नहीं है। अगर वो एग्रीड करता है राइटिंग में कि हाँ मैं जो है आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा, एग्रीड करता है कि टाइटल डीड्स वगैरह ये प्रोड्यूस करूँगा, तो मतलब उसे प्रोड्यूस करने होते, अदरवाइज़ उसे प्रोड्यूस नहीं करना, तो मतलब उसे प्रिविलेज हासिल हो गई। अब है हमारा आर्टिकल 14। अब देखें आर्टिकल 14 हमारा है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच एन अदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस। जैसे मैं इसको चलो ठीक है पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं आपको ऐसा ही बता दूँ। आप एक बंदे हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस में आके आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर वो आप रिफ्यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने से, मतलब एक दूसरा बंदा रिफ्यूज़ करता प्रोड्यूस करने से कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पास भी वो प्रिविलेज हासिल है कि आप भी वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ें, अब हमें समझ में आ गया होगा। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन विद विच एनी अदर पर्सन वुड बी इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इफ दे वर इन हिज पोजीशन। भाई एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं किसी और बंदे के पास होते तो वो भी रिफ्यूज़ करता, तो आप भी उसे प्रोड्यूस करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट टू देयर प्रोडक्शन। अगर वो बंदा खुद कंसेंट करता है उनकी प्रोडक्शन से, मतलब प्रोड्यूस करना चाहता है। जैसे कि हमने पार्टी में भी पढ़ा था ना कि भाई वो पार्टी तो नहीं है पर उसने जो है एग्रीड किया था राइटिंग में, तो फिर वो कर सकता है, तो फिर उसे करने होते हैं प्रोड्यूस। द पर्सन इन पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स आर जनरली, भाई किसी दूसरे बंदे की बिहाफ पे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? एजेंट होते हैं, अटर्नी होते हैं, मॉर्गेजीज होते हैं, ट्रस्टीज़ होते हैं, इनके पास जो है किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अब एक बंदा जो है वो मॉर्गेजी है, वो पार्टी नहीं है, हमने पढ़ा था, तो भी उसे कॉल नहीं किया जा सकता डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पे। पर अगर उसने राइटिंग में एग्री किया है तो वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा था। आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा कि भाई एक बंदा है जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास अगर होते हैं तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो हम जिससे डॉक्यूमेंट कॉल करवाना चाहते हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दिस आर्टिकल extends to these person the same protection which the article 13 and 40 provides for a witness who is not a party to the suit। ये भी वही बात करता है कि पार्टी टू द सूट नहीं है तो भी इसके पास यही प्रोटेक्शन है, क्योंकि एक बंदा जो है वो उसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस नहीं करता तो आप क्यों कर रहे हैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस? आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा कि भाई अगर अब मैं पार्टी टू द सूट नहीं हूँ, जैसे कि मैं मॉर्गेज ही हूँ, ठीक है, अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने प्रोड्यूस नहीं करने, ये मेरी प्रिविलेज मुझे हासिल है अगर मैंने अनलेस आई हैव एग्रीड इन राइटिंग। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट इसका। अब हमारा लास्ट सेक्शन है लास्ट बेसिकली मैं इसमें भूल जाता हूँ सेक्शन और आर्टिकल में। तो हमारा लास्ट है आर्टिकल 15 और इसको करने के बाद हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा 4 पार्ट्स में। तो ये मतलब के कॉन्सेप्ट क्या है? विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। एक विटनेस है उसके पास के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है, अब वो कहता है ग्राउंड क्या देता है, देखें प्रिविलेज हम पढ़ रहे हैं तो हम प्रिविलेज की बात करते हैं। वो तो कहता है कि मैं जो है आंसर नहीं करूँगा, ये जो है मेरा आंसर करना मुझे क्रिमिनेट कर सकता है, मतलब इसको जवाब देने से इस क्वेश्चन को मुझ पे सज़ा लग सकती है, मुझ पे इल्ज़ाम लग सकता है, मेरी एज अ कन्फेशन में भी ये हासिल हो, मतलब कि काउंट हो। वो कहता है कि अगर मैं आंसर करता हूँ तो मैं तो क्रिमिनेट हो जाऊँगा, इल्ज़ाम तराशी, मतलब ये तो ऐसे होगा कि जैसे कि मैं कोई चीज़ एडमिट कर रहा हूँ। अब इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया ये हम समझेंगे। This concept of Article 5 is that a witness is not excused from answering any question relevant to matter and issue on the ground that answer to such question may criminate him or expose him to penalty for forfeiture of forfeiture। एक बंदा है वो ये कह के बच नहीं सकता
कि मैं जो है इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगा। जैसे कि कोई मैटर इन इशू था, रेलेवेंट, मतलब कि क्वेश्चन से पूछा जाता है टू द मैटर इन इशू कि भाई ये चीज़ कैसे हुई, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपको पता है क्योंकि आप मौजूद थे, आपके पास ये चीज़ मिली थी, तो आप बताएं, मतलब क्वेश्चन के आंसर दें हमें। वो ये कह के बच नहीं सकता कि यार ये जो क्वेश्चंस हैं मुझे फ्यूचर में सज़ा देने से या एक्सपोज कर सकते हैं एज अ मतलब अक्यूज्ड, तो वो ये कह के बच नहीं सकता। अब ये कॉन्सेप्ट आगे इसको थोड़ा और मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ पुट बार ऑन प्रिविलेज विच वॉज अर्लियर गिवन टू द पर्सन अंडर कॉमन लॉ प्रिंसिपल नेमो टेनेचोर प्रोडेर सेजिपम। अब देखें ये जो है वर्डिंग आप लोग खुद समझ लीजिएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है। ये एक मैक्सिम था कॉमन लॉ के तहत। कॉमन लॉ आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये मैक्सिम था कि जो है एक बंदा था, वो हम आगे पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट ने, ये आर्टिकल 15 ने एक प्रिविलेज हासिल दी बंदे को अंडर कॉमन लॉ प्रिंसिपल, उस पर बार लगा दी, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अब इस आर्टिकल आने के बाद वो जो प्रिंसिपल हमें बताता था प्रिविलेज, ये प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, ये प्रिविलेज जो बताता था उस पर बार लग गई। ये प्रिंसिपल क्या बताता था? so that witness was entitled to claim privilege in respect of any evidence which might lead to him being exposed to any risk of either criminal commission। अब देखें ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बता दूं, लिखा हुआ है वो भी बहुत आसान लिखा हुआ है क्योंकि मैं तो वही बता रहा हूँ आपको, बट जब हम पढ़ते हैं और एक बंदा डायरेक्टली में बताता है उसमें फ़र्क होता है। अब देखें ओल्ड कॉन्सेप्ट, कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट था, उसमें ये होता था कि बंदों को इनकरेज किया जाता था कि आप गवाही दें, और उन्हें यह कहा जाता था कि आपकी गवाही आप देंगे तो हम आपको जो है एक्सपोज नहीं करेंगे, आपको क्रिमिनेट, आपके खिलाफ़ ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। ये प्रिंसिपल इस मतलब के कॉन्सेप्ट पे बना था कि इनकरेज करना विटनेस को, जो अक्यूज मतलब जो बंदे गवाही देना चाहते थे उनको, कि आपको हम जो है पेनाल्टी फॉर फॉरफीचर से या फिर जो है कन्विक्शन से हम बचाएंगे, आप गवाही दें, इनकरेज किया जाता था। तो अब जब आर्टिकल 15 आ गया तो मतलब उन बंदों को प्रिविलेज जो हासिल थी कि भाई आप जो है गवाही देंगे तो आपके खिलाफ़ वो यूज़ नहीं होगी, आप ये कहेंगे भाई मैं ये बताऊंगा तो मेरे खिलाफ़ यूज़ हो जाएगी, तो इस प्रिविलेज को ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद क्या कहता है, दिस प्रिविलेज वाज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग पर्सन्स टू कम फॉरवर्ड विद एविडेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस में भाई आप आगे आएँ एज अ एविडेंस, आप प्रोड्यूस इनकरेज किया जाए उन बंदों को, यही बता रहा था। by protecting them as far possible from injury or needless annoyance in consequence of doing so। अब मतलब उनको तंग नहीं किया जाएगा, आप गवाही दें, विटनेस के तौर पे आप आएँ, ठीक है, आपको तंग नहीं किया जाएगा। द कॉमन लॉ प्रिविलेज इज़ ऑल टुगेदर अबोलिश्ड बाय आर्टिकल 15। ये प्रिविलेज जो है कॉमन लॉ की ऑल टुगेदर मतलब सारी एबोलिश की गई है आर्टिकल 15 ने, बट देयर इज सेफगार्ड फॉर विटनेस टू इफेक्ट दैट इट वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम एक्सेप्ट इन प्रोसिक्यूटिंग फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। अब देखें, अब मैं आपको सम अप करता हूँ ये कॉन्सेप्ट। बेसिकली एक बंदा है, वो आर्टिकल 15 कहता है कि वो ये कहे कि मेरे खिलाफ़ ये चीज़ यूज़ हो सकती है, इस वजह से मैं जवाब नहीं दूंगा, ये नहीं कर सकता। अब ये कब कॉन्सेप्ट था भाई, ये प्रिविलेज कब बंदे को दी गई थी? ये प्रिविलेज दी गई थी कॉमन लॉ का दौर था, जब उसमें एक मैक्सिम, ये हमारा जो लिखा हुआ है इसके तहत बंदों को इनकरेज करने के लिए कि वो एज अ विटनेस आएँ, गवाही दें, तो उनके लिए ये कहा जाता था कि भाई आप जो हैं गवाही दें, आपके खिलाफ़ थोड़ी यूज़ होगी, आपको हम मतलब कि एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें तंग किया जाएगा, हम विटनेस तोड़ जाएंगे, फिर हमें बार बार जाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उनने जहन से निकलवाने के लिए कि आपको अनलॉफुली या अननेसेसरी अनोयंस नहीं किया जाएगा, अनॉय नहीं किया जाएगा, आप विटनेस के तौर पे आएँ, गवाही दें। तो जब आर्टिकल 15 आया तो ये सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, पर स्टिल आर्टिकल 15 ये कहता है कि एक बंदा जो है वो गवाही देना चाहता है, तो वो अगर झूठी गवाही नहीं देता तो फिर उसे स्टिल सेफगार्ड किया जाएगा उस विटनेस को। और ये अगर आपको थोड़ा और मज़ीद समझना है तो विटनेस प्रोटेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आप साथ में समझ लीजिएगा। तो फाइनली हमारा सारा कॉन्सेप्ट प्रिविलेज कम्युनिकेशन का ख़त्म हो गया है, जो हमने स्टार्ट किया था। मैं वहीं पे ही जाता हूँ, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये पढ़ा। ओके।
मतलब हमने जनरल कॉन्सेप्ट से पढ़ा था कि बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है। ऐसी कम्युनिकेशन जो फोर्स्ड डिस्क्लोजर से प्रिवेंटेड होती है, फोर्सफुली उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। फिर हमने जजेस और मजिस्ट्रेट का पढ़ा कि जो उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, जो भी कम्युनिकेशन होती है मैरिज के दौरान, कॉन्फिडेंशियल हो कि नहीं हो मैटर नहीं करती, बट वो प्रिविलेज होती है। कब डिस्क्लोज हो सकती है, ये वीडियोस में आप देख सकते हैं। अफेयर्स ऑफ स्टेट जो है आज ही हमने इसी वीडियो में किया था कि ऐसे अफेयर जो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फिर वो मतलब कि कोई भी बंदा प्रोड्यूस नहीं करवा सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है कंसेंट या परमिशन करे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया था। कमीशन टू ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रिविलेज हासिल होती है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। वकील और उसके जो बिटवीन होती है कम्युनिकेशंस। और उसके बाद हमने पढ़ा था सारा कॉन्सेप्ट कि भाई लाजमी नहीं है कि वकील पे अप्लाई करे, उसके सर्वेंट क्लर्क जो इंटरप्रीटर्स होते हैं उन पे भी अप्लाई करता है। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, एक मॉर्गेजी है वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट क्योंकि वो पार्टी तो नहीं है, बट अब उसने एग्री भी नहीं किया है। अगर वो एग्री करता है राइटिंग में तो वो प्रोड्यूस कर सकता है। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट हिम। ऐसे आंसर जो उन्हें उसे क्रिमिनेट करेंगे ये ग्राउंड बता के वो बच नहीं सकता, उसे गवाही देनी है, उसे आंसर करने हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा। होपफुली आपको प्रिविलेज कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन मैं आपको बता दूं ये हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन 4 पार्ट्स में कंप्लीटेड है और हर पार्ट से रिलेटेड मेरा जो है उस पर प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ये 1 पार्ट है, इसमें कौन सी चीज़ें डिफाइंड है। थैंक यू वेरी मच।